गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। ये चैनल लॉकडाउन में स्टार्ट किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पढ़ाई हिंदी मीडियम से समझ सके। मैं नाइन्थ एट और टेंथ की कई सारे वीडियोस डाली हुई हूँ, है ना। सबसे पहले मैंने नाइन्थ के कई सारे वीडियोस डाले, नाइन्थ क्लास के कुछ चैप्टर्स बाकी हैं उनमें भी, फिर एट क्लास के डाले। अब मैं टेंथ क्लास का डाल रही हूँ, टेंथ क्लास का बायोलॉजी। बायोलॉजी में एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, लाइफ प्रोसेस। अभी सेकेंड है ये, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अभी मैं पढ़ा रही हूँ। इसके पिछले में मैंने पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ाया था। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ जंतुओं में हार्मोन्स। ओके, तो आज स्टार्ट है पेज नंबर 136। जंतुओं में हार्मोन्स। जंतुओं में हार्मोन्स का क्या काम है ये मैं अभी बतलाऊंगी। कितने तरह के हार्मोन्स है, हार्मोन्स कहाँ से सिक्रेट होते हैं, हार्मोन्स है क्या, वो कैसे शरीर में बहता है, वो उसके बारे में मैं बताऊंगी। इसके पहले मैंने क्वेश्चन कंप्लीट किया 1 2 3 4 5। ओके, अब स्टार्ट होगा कि हार्मोन्स है क्या। सबसे पहले हार्मोन्स तो एक डक्टलेस ग्लैंड है, जो कि इसके लिए कोई अलग से नली नहीं होती है, वह ग्रंथि से स्रावित होता है ना। ग्लैंड से, ग्रंथि से स्रावित होता है। ये रसायन या हार्मोन जो हमारे शरीर में, हमारे या जंतुओं के शरीर में आता है, इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। नालिका विहीन ग्रंथि से हार्मोन होता है। ठीक है, अब देखिए हार्मोन्स। हम लोग सुनते हैं ना कि अरे वो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, लगता है बहुत ज्यादा हार्मोन्स इसमें काम किया है, वो बहुत ज्यादा नाटा है, वो तो बौना है, तो बोलते लगता है कि ठीक से हार्मोन सीक्रेट नहीं किया। वही हार्मोन्स, है ना, किस तरह से कैसे फंक्शन करता है और करना चाहिए हमारे बॉडी में, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत चीज का ज्यादा होना वो भी खराब होता है, और बहुत कम सिक्रेशन होना वो भी खराब होता है। तो उसको संतुलित बनाए रखना, है ना। बहुत ज्यादा हार्मोन सिक्रेट होना भी अच्छी बात नहीं है, कई तरह से शरीर में विकृतियां आ जाती हैं, है ना, उसका रूप रूप बदल जाता है। तो सब चीज की एक सीमा होती है, कितना होना चाहिए उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण के साधन के प्रयुक्त होती है। कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब वे विषम परिस्थिति में होती है तो क्या सोचती है, क्या महसूस करती है। वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती है। दोनों ही बहुत जटिल क्रियाएं हैं, जिसे नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के भिन्न ऊतकों का उपयोग होगा तथा उनकी एकीकृत क्रियाएं मिलकर ये कार्य करेंगे। यदि पे लड़ना या दौड़ना दो एकांतर क्रियाएं हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ एक स्थिति है जिसमें कुछ सामान्य तैयारियां शरीर में लाभप्रद बनाई जाती हैं। ये तैयारियां आदर्श रूप से निकट भविष्य में किसी भी क्रिया को सरल बना देती है। यह सब कैसे उपलब्ध होगा ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। यदि गिलहरी के शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा केवल विद्युत आवेग पर ही आश्रित होता, तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता और आवश्यक परिवर्तित परिसर बहुत परिसर बृहत हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले, स्रावित होने वाले एड्रेनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है ना। देखिए,
अधिवृक्क, वृक्क, किडनी ग्रंथि से स्रावित एड्रेनल हार्मोन्स द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए चित्र 7.7 को हम लोग अभी देखेंगे। इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए 7.7 में देखेंगे। एड्रेनल सीधा रुधिर में स्रावित होता है। एड्रेनल ग्रंथि जो है, एड्रेनल हार्मोन्स वह सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारे पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। तो यह रुधिर की दिशा हमारे कंकाल पेशियों की ओर कर देता है ना। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम लोग अभी जानकारी ले रहे हैं। एड्रिनल हार्मोन्स है क्या? वह एड्रिनल हार्मोन्स जो है वह सीधा रुधिर में स्रावित होता है, डायरेक्ट ब्लड में स्रावित हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है, क्योंकि ब्लड शरीर के विभिन्न भागों तक जाता ही है, पहुंचा दिया जाता है और हृदय सहित यह लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। हृदय सहित अन्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की पूर्ति हो सके। तो पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती है और यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। अब डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। पसलियों के पेशियों के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। तो ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है ना। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है और ये जंतु हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। हृदय सहित अन्य लक्ष्य अंगों या विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। उससे क्या हो जाता है? हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जब धड़कन बढ़ जाती है तो हमको और भी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। पेशियों को ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इधर पाचन तंत्र त्वचा में रुधिर की भी कमी होने लगती है, आपूर्ति कम हो जाती है। तो ये अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। तो इस रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। फिर डायफ्राम और पसलियों के पेशी के संकुचन में श्वसन दर भी बढ़ जाती है। तो ये सभी जो अनुक्रिया है, इतना सारा जो क्रिया है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना। तो ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर की स्थिति को निपटने के लिए तैयार करती है और इसमें सबसे बड़ा किसका योगदान है? हमारा हार्मोन्स का। जो हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये हार्मोन्स जो है वह एंडोक्राइन ग्लैंड्स का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है, कंट्रोल करता है एवं कोऑर्डिनेशन करता है ये जंतु हार्मोन्स। ठीक है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना नर्वस सिस्टम, नर्व थे न्यूरॉन, उतना ही इम्पोर्टेंट ये जंतु हार्मोन्स
भी है जो हमारे शरीर को कंट्रोल करते हैं और समन्वय करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, मेल और फीमेल का चित्र दिया हुआ है। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां, हाँ, ये मेल का है और ये फीमेल का चित्र दिया हुआ। इसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम हैं और इनमें से कौन कौन सा हार्मोन्स निकलता है वो बतलाइए और उनका क्या उपयोग है, वो कहाँ किस में मदद करते हैं वो मैं बतलाऊंगी। ठीक है, तो टेंथ क्लास के हिसाब से जितना जरूरत हो उतना बतलाऊंगी, कुछ और बतलाऊंगी। तो ये है मेल और फीमेल का चित्र दिखलाया गया है और हार्मोन्स के बारे में बतलाया गया है। सबसे पहले तो हम ये ब्रेन लेंगे। ब्रेन में पीयूष ग्रंथि बतलाए थे हम। पीयूष ग्रंथि कहाँ रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस यहाँ है और यहीं पर है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। और यहाँ पर है मध्य ब्रेन, मिड ब्रेन के पास, मिड ब्रेन में पीनियल ग्लैंड, ये है पीनियल ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ये हो गया आगे अग्र मस्तिष्क में। अब है ये फीमेल में भी वही है, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। अब यहाँ से जब हम उतरते हैं तो यहाँ पर है थायराइड ग्लैंड। ये जो है थायराइड ग्लैंड, ये भी थायराइड ग्लैंड है। हाँ, ये थायराइड ग्लैंड से निकल रहा है थायरोक्सिन नामक हार्मोन्स। थायरोक्सिन, उसके नीचे क्या है? पैराथायराइड, जिसको परावटु कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, ये भी है पैराथायराइड ग्लैंड, इसको परावटु कहते हैं। इससे निकलता है पैराथायरोक्सिन। फिर यहाँ पर धीरे नीचे यहाँ पर ट्रैकिया, जहाँ पर है हमारे दो भाग में बढ़ जाता है ट्रैकिया, वहाँ पर है थाइमस ग्लैंड। क्या है? थाइमस ग्लैंड। उसके बाद ये है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रेनोकॉर्टिको ग्लैंड्स। तो यहाँ से निकलता है एड्रेनलिन हार्मोन्स, यहाँ से, है ना, एड्रेनलिन हार्मोन्स यहाँ से भी, अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रेनल हार्मोन्स। फिर है ये अग्नाशय, जिसे कहते हैं पेनक्रियाज। ये है पेनक्रियाज, अग्नाशय। यहाँ से निकलता है इंसुलिन। इंसुलिन का नाम आप लोग सब सुने होंगे। शुगर की बीमारी जिसे होती है, जिनका शुगर बनना, ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और इंसुलिन का बनना कम हो जाता है, बंद हो जाता है ना। तो ये इंसुलिन जो है वह अग्नाशय ही सिक्रेट करता है, पेनक्रियाज। उसके बाद ये है वृषण। ये वृषण से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ये है मेल हार्मोन्स। और ये है ओवरी, ये फीमेल हार्मोन्स। ओवरी है, इससे जो हार्मोन्स निकलता है वह कहलाता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो मेल में जो हार्मोन्स है वह है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल हार्मोन्स कहलाता है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये
नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन का स्रावन करता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो अब हम इसके बारे में और जानकारी देंगे। पादपों में जो हार्मोन्स होते हैं वो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं, है ना। एक दिशा में अपना उनका वृद्धि होता है, उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल या समन्वय जो करते हैं। जंतु हार्मोन्स का क्या कार्य करते हैं, जंतु हार्मोन्स क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम उनकी भूमिका की कल्पना दिशिक वृद्धि में नहीं कर सकते हैं। हमने किसी जंतु को प्रकाश या गुरुत्व पर आश्रित किसी एक दिशा में अधिक वृद्धि करते नहीं देखा है। नहीं ना, वैसा हम लोग देखे कभी कि कोई जंतु है जो प्रकाश की ओर बैठा हुआ है, उधर उसका वृद्धि हो रहा है, या गुरुत्व पर आश्रित है, एक दिशा में अधिक वृद्धि करते हैं, ऐसा कभी देखे हम लोग? नहीं देखे, आप लोग भी नहीं देखे होंगे। लेकिन यदि हम इसके बारे में और अधिक चिंतन करें तो यह साक्षी होगा कि जंतु शरीर में भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है ना। जंतु के शरीर में भी सावधानी पूर्वक नियंत्रित स्थानों पर वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए पौधे अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगा लेते हैं। पौधे अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगा लेते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां नहीं उगाते। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानी पूर्वक अनुरक्षित है ना। यह समझने के लिए कि समन्वित वृद्धि में हार्मोन्स कैसे सहायता करते हैं, तो कुछ उदाहरण की परीक्षा हम लेते हैं। नमक के पैकेट पर हम सबने देखा होगा कि उसके ऊपर आयोडीन युक्त नमक या आयोडीन से संबंधित है। तो हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों जरूरी है? ऐसा उस पैकेट पर क्यों लिखा हुआ आयोडीन युक्त नमक? तो हम देखते क्या है कि थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलता है, यानी कि थायरोक्सिन, तो थायरोक्सिन हार्मोन्स बनाने के लिए हमें आयोडीन की आवश्यकता होती है, जो आयोडीन की आवश्यकता होती है। और थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है। थायरोक्सिन क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में कंट्रोल करता है, ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। तो बात है कि जो थायराइड ग्लैंड से गले में जो थायराइड है, तो थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन्स के बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। और आयोडीन की कमी से यहाँ क्या हो जाता है? ग्वाइटर, है ना। और आयोडीन की कमी से ग्वाइटर यानी कि घेगा नामक बीमारी होती है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड से हार्मोन्स का सिक्रेशन होना, थायरोक्सिन का सिक्रेशन होना भी जरूरी है ना। और इसमें हमें आयोडीन की भी आवश्यकता है। थायरोक्सिन के संश्लेषण में आयोडीन की भी आवश्यकता है। ठीक है। तो नमक के पैकेट पर आयोडीन युक्त नमक करके खूब सेल होता है, उसी बहाने हमारे शरीर को आयोडीन पहुंचेगा, है ना। अब है थायराइड आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है, तो आज से नहीं, अपना 8वां 6ठा क्लास से उसको जान रहे, ग्वाइटर ग्वाइटर ग्वाइटर, है ना, घेगा की बीमारी, तो पहले से आप लोग जान रहे हैं। थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए, इसके निर्माण के लिए हमें आयोडीन की जरूरत होती है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो संभावना है कि हम ग्वाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। कभी भी हमको घेगा की बीमारी हो सकती है। घेगा की बीमारी क्या होती है? वह गर्दन के पास फूला हुआ हो जाता है, गर्दन लटक जाता है। किसी को देखे होंगे आप लोग,
फूला हुआ गर्दन, तो वही ग्वाइटर है। तो इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। तो चित्र साथ साथ में आउटू ग्रंथि की स्थिति से संबंधित कर सकते हैं, है ना। ये निकल रहा है यहाँ से आउटू, ये है आउटू और ये है आउटू, ठीक है। ये है थायराइड ग्लैंड, ये दोनों से निकल रहा है थायरोक्सिन हार्मोन्स। और थायरोक्सिन हार्मोन्स के लिए हमें आयोडीन का हेल्प चाहिए। तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्वाइटर नामक बीमारी होता है। ये गला जो है यहाँ पर फूल के लटक जाता है, ठीक है। तो कभी कभी हम ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, बौने होते हैं। बौने आप लोग देखे हैं ना सर्कस में, जो दूसरे को हंसाते हैं, अपने बेचारे चाहे जैसे भी हो, दूसरे को खूब हंसाते हैं, खूब इंजॉय कराते हैं, है ना। तो बौने क्या, उन्हें नहीं लगता होगा कि मुझे लंबा होना चाहिए था और लोगों की तरह मुझे रहना चाहिए था? ऐसा लगता होगा उन्हें भी ना। या कुछ लोग होते हैं जो बहुत अधिक लंबे होते हैं, उन्हें भी बहुत परेशानी होती है। उन्हें चलना उठना बैठना सोना काफी उन्हें परेशानी होती है। तो क्या आपको कभी आश्चर्य हुआ कि यह कैसे होता है? देखे भी होंगे आप लोग, बौना भी देखे होंगे और बहुत लंबे व्यक्ति को भी। लंबे व्यक्ति को तो बहुत परेशानी होती है। तो ये कैसे होता है? ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स में एक वृद्धि हार्मोन्स है, उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, जीएच, ग्रोथ हार्मोन। जैसा इसका नाम इंगित करता है, वृद्धि हार्मोन शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। यदि बाल्यकाल में इस हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो यह बौनापन हो जाता है, और यदि इसकी वृद्धि बहुत अधिक हो जाती है, थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तब ये कोई भी बहुत लंबा हो जाता है। तो इस तरह से पीटी ग्लैंड जो है, ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स हैं, उनका नाम है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। उनके कारण ऐसा होता है। तब क्या होता है कि हार्मोन्स शरीर की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है ना। तो सबसे बड़ा ग्लैंड हमारे शरीर में है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये देखिए, सबसे बड़ा ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये जो गोल जैसी संरचना है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को हम तो कहते हैं मास्टर ग्लैंड। सारा कंट्रोलिंग ये ब्रेन से यही होता है, लंबा होना, वृद्धि का, है ना। यदि ग्रोथ हार्मोन्स, यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड से जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट किया, वृद्धि हार्मोन, वह यदि बाल्यकाल में बहुत कम ये हुआ, उसका श्रवण हुआ, तो क्या हो जाता है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है ना। शरीर की वृद्धि रुक जाती है और बौनापन हो जाता है। और यदि इसकी जरूरत से ज़्यादा इसकी वृद्धि हो गई तो क्या हो जाता है, बहुत लंबे हो जाते हैं। तो इसको कंट्रोल करता है, ये वृद्धि हार्मोन कंट्रोल करता है। और वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन से, ठीक है। तो बाल्यकाल में इस हार्मोन की कमी आ जाती है तो बौना हो जाता है, और जरूरत से ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तब बहुत लंबा हो जाता है। जब आप या आपके दोस्त की आयु 10 से 12 वर्ष रही होगी, तो आपने अपने और उसके अंदर कई नाटकीय अंदर देखे होंगे। ये परिवर्तन यौनारंभ से संबंध है, क्योंकि नर में टेस्टोस्टेरोन तथा मादा में एस्ट्रोजन का श्रावण होता है ना। ये परिवर्तन यौनारंभ से संबंध है। और मेल में
टेस्टिस से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं टेस्टिस से, वो टेस्टोस्टेरोन है। और फीमेल में जो अंडाशय ओवरी से जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है उसका नाम है एस्ट्रोजन। ठीक। तो इसके बाद यहाँ तक आज रहने देते हैं। पीयूष ग्रंथि और टेस्टोस्टेरोन तथा फीमेल में एस्ट्रोजन का स्रावन होता है, यहाँ तक पढ़ाई रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से पढ़ाएंगे कि आप अपने परिवार या दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक में कुछ पूछना होगा तो पूछिएगा, उम्मीद है कि समझ में आएगा। और ग्लैंड्स के बारे में मैं अभी और बताऊंगी, सारे ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन से निकल रहे हैं, है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा बतलाऊंगी। तब तक के लिए देखिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक यू।